हेलो जी, वेलकम बैक। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ग्लोबल ऑडियंस। आज हमारे पास बड़ी मज़े की केस स्टडी है। और बिफोर वी बट लेट्स जस्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके बाद फिर विल रीड द रिक्वायरमेंट। और हम रिक्वायरमेंट क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारे पास एक डायरेक्शन, ताकि जब हम केस स्टडी को रीड कर रहे हो तो दिमाग में एक डायरेक्शन हो। वरना होगा ये कि पूरी केस स्टडी रीड कर ली, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ी, और फिर से जाके रीड की। लेकिन जब आप एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हो एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द केस स्टडी, तो दिमाग में कुछ पॉइंट्स आने लगते हैं कि ये वीकनेसेस पे सवाल है, ये टीओसी पे सवाल है, ये ऑडिट रिस्क पे सवाल है, ये सब्सटैंटिव पे सवाल है, ये एनालिटिकल। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वे ऑफ रीडिंग। ये कि स्मार्टनेस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वरना वैसे भी पढ़ सकते हो, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कुछ साइंस नहीं है, लेकिन स्मार्टनेस फिर यस। लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ के है क्या भाई। सो इट्स ड्यूबेरी कंपनी, दिस सिनेरियो रिलेट्स टू ओनली टू रिक्वायरमेंट्स। ओनली लिखना ये भूल गए। इट इज़ जुलाई 1st, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज क्या डेट है, ईयर एंड कब है, ऑडिट रिपोर्ट कब साइन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब। इट इज़, आज हम कहाँ खड़े हैं, जुलाई 1st 20। You are the audit trainee, audit manager, no, you are audit supervisor at Malone and Company and have been assigned to the audit of this guy. And what they do, a sportswear retailer. सही है ना, जो स्पोर्ट्स वेयर कौन से भाई, आपकी रनिंग शॉर्ट्स हैं और टी शर्ट्स हैं और जो भी एक्सवाइजेड रनिंग स्टफ है, सही है ना। स्पोर्ट्स वेयर रिटेलर्स फॉर द ईयर एंडिंग September 30th 20x5। इसका मतलब इनका ईयर एंड है 30th September। वेयर वी आर राइट नाउ, जुलाई 1st, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के बाद फिर ईयर एंड है, और उसके बाद फिर आगे। ड्यूबेरी कंपनी हैज 6 रिटेल स्टोर्स, यानी दे हैव 6 डोर्स, 6 आउटलेट्स एंड सेंट्रल वेयर हाउस। एक जगह से फिर सबको माल जा रहा है। The audit manager has asked you to review the following documentations relating to the purchases system। आज पहले ही बात समझ आ गई कि आज मेरा ख्याल है परचेज की फ़िगर पे बात नहीं होनी। आज परचेज की फ़िगर पे बात नहीं होनी, आज परचेज के निज़ाम पे बात होनी है, आज सिस्टम्स पे बात होनी है, आज कंट्रोल्स पे बात होनी है, रिलेटिंग टू द परचेज सिस्टम in preparation for the interim and final audits। द परचेज मॉड्यूल, जो उसका सॉफ्टवेयर है परचेज का, देखा आज फिगर पे बात नहीं हो रही। द परचेज मॉड्यूल इज़ फुली इंटीग्रेटेड। एक एंट्री करो, एक GRN डालो, एक इनवॉइस डालो, फुली इंटीग्रेटेड। दूसरी सब जगहों पे वो अपडेटेड है। द परचेज मॉड्यूल इज़ फुली इंटीग्रेटेड इनटू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ परचेजिंग डाली, वहाँ लाइबिलिटी बुक हो गई, परचेज डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी हटाई, कैश डेबिट, फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम। सही, यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, ताकि फिर हम केस स्टडी पढ़ें। और ये नज़र आ ही रहा है, आज बात ही हो रही है सिस्टम पे। फिर भी लेट्स सी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लिस्ट 4। ये आपका एग्जामिनर मज़े का है, क्वांटिफाई कर देता है चीज़ को, ब्लर नहीं करता कि 4 मार्क्स हैं तो क्या सोचूं और इवन ना। लिस्ट 4, लिस्ट 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्यूबेरी कंपनीज परचेज सिस्टम। नोट, यू डू नॉट नीड टू रेफर टू द सिनेरियो टू आंसर दिस रिक्वायरमेंट। इसमें ये कह रहा है कि ऊपर जाके सिनेरियो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब एग्जामिनेशन में हो तो उस पूरे सिनेरियो को चौकड़ी कर दिया। क्या चौकड़ी बोला, इसको नल एंड वॉइड कर दिया, इररेलेवेंट है। अब कोई बोले नहीं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे क्यों दिया है, इस रिक्वायरमेंट के लिए नहीं थी, ईजी हो जाओ, इसके लिए नहीं थी। इसमें उसे कह रहा है कि इसके लिए सिनेरियो के से ताल्लुक, इट्स अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। 5 फलों के नाम लिखिए, 5 सब्जियों के नाम लिखिए, 5 ऑडिट रिस्क बता दो, 5 कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर बता दो, सीधे सीधे। इसमें ये सब नहीं पढ़ना कि मैं सिनेरियो पढ़ूँ। ओके, अब आ जाइए ज़रा, ये देखें
कि पहले इसका मतलब तो समझ लें, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। कई बच्चे इसका मतलब क्या समझते हैं, लिस्ट डाउन 4 कंट्रोल्स। गलत। नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो मिलेगा। वो लिख के आ गया, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन द परचेज सिस्टम। दिस इज अ कंट्रोल, नॉट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। We should authorize all the transaction. Authorization is a control, not control objective. There should be physical doors in the inventory system, inventory warehouse. This is a control, not the control objective. कंट्रोल मत लिख के आ जाना, वो पूछ रहा है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स कि ये सिस्टम में कंट्रोल लगाने का क्या मकसद होता है। एक परचेज सिस्टम में कंट्रोल लगाने का क्या मकसद होता है, यानी ये आपसे पता है क्या पूछ रहा है, आपकी विश लिस्ट। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से मुराद है आपकी विश लिस्ट, कि आपकी क्या दिली ख्वाहिश होती है इन दी परचेज सिस्टम। मेरी पहली दिली ख्वाहिश होती है कि परचेजेस आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड कम्प्लीटली। ये मेरी दिली ख्वाहिश। मेरी एक दिली ख्वाहिश होती है कि परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड कट ऑफ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि व्हेन परचेजेस आर रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ आर ऑल्सो रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरी और दिली ख्वाहिश क्या होगी और क्या हो सकती है परचेज सिस्टम के लिए, कि वेन एवर वी डू द परचेज इट शुड बी फॉर द बिजनेस पर्पज़ एंड नॉट फॉर द पर्सनल यूज़। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, ये मेरी विश लिस्ट है। ये कंट्रोल नहीं है, ये मेरी विश लिस्ट है। हाँ, जब भी वेन एवर वी डू द पेमेंट, वेन एवर देर इज अ GRN, गुड रिसीव नोट इज क्रिएटेड, the quality and the quantity is as per the purchase order or as per the standard। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की जहाँ बात आए दिमाग में, आंखें बंद की, बोला ये विश लिस्ट है। अब मैं आपसे बोलूँ सेल्स सिस्टम की विश लिस्ट बताएं, सिंपल, वही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। Sales are recorded accurately, sales are recorded complete, sales has to be recorded. Whenever there is a sale is recorded, receivable in the correct account should be recorded. Sales are recorded in the correct accounting period. यानी ये आपकी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, जब भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का मतलब आए दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, विश लिस्ट। आए देखिए 4 लिखने हैं सिर्फ। क्या है भाई, क्या विश लिस्ट है हमारी? हमारी विश लिस्ट है परचेजेस आर रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट। ये मेरी विश लिस्ट है, सिंपल वाले। परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये मेरी विश लिस्ट है, सिंपल। लाइबिलिटीज एंड परचेजेस एंड रिलेटेड पेबल्स आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंट, यानी अगर मिस्टर ए से लिया है तो बी के अकाउंट में ना लिख दो, ये मेरी विश लिस्ट है, सीधी सीधी विश लिस्ट। परचेजेस आर रिकॉर्डेड कंप्लीटली एंड प्रॉम्प्टली इन द अकाउंटिंग सिस्टम, ये मेरी विश लिस्ट है। 4 सिंपल, और भी हैं, इन्होंने बहुत सारी लिखी है। परचेज रिक्विजिशन आर ओनली मेड फॉर वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर पर्सनल यूज। परचेजेस आर ओनली मेड फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर, यानी एज पर पॉलिसी काम हो, जो 10 सप्लायर बताएं उन्हीं से बाय। Purchase invoices are recorded are for goods and services which have been received and are for the company, ये मेरी wish list है। Liabilities are recognized for all goods and services which have been received but not paid, wish list. All credits to which the organization is due are claimed and credit notes received are recorded in the general ledger and list of individual supplier balance, Mr. A, Mr. B, Mr. C. पेमेंट्स आर मेड ऑन टाइम, ये मेरी विश लिस्ट है। टू वैलिड सप्लायर, ये मेरी विश लिस्ट है। फॉर गुड्स रिसीव्ड, ये मेरी विश लिस्ट है। पेमेंट्स आर मेड टू वैलिड सप्लायर एंड ऑन टाइम एंड फॉर दोज नॉट ओनली वैलिड सप्लायर बट फॉर द गुड्स वी रिसीव्ड, सिंपल। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अब दिमाग में रखना, वो क्या है, वो हमारी विश लिस्ट है। आए दूसरी, तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ये रटाफिकेशन वाली रिक्वायरमेंट। वैसे क्या रटाफिकेशन, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर दी। हम तो वो टीचर ही नहीं है जो आपको रट्टा लगाए। अभी भी देखे ना, बड़े सिंपल, ये वर्ड मुझे अभी दिमाग में आया पहली दफ़ा, विश लिस्ट।
ऐसे ही आया, ऊपर से आया, मैंने आपके सामने बोल दिया, वरना मैंने पहले कभी विश लिस्ट के टर्म यूज़ नहीं की, लेकिन ये बड़ी अच्छी हो गई है। जैसे वो शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपसे एक कार्ट बनवा लेता है ना विश लिस्ट की, तो ये भी एक विश लिस्ट है। तो बड़ा ईजी हो गया, मेरे लिए भी ईजी हो गया है तो सोचना। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट के लिए रेफ़र नहीं करना था सिनेरियो को। दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं, उसके लिए रेफ़र करना पड़ेगा, वरना फिर सिनेरियो उन्होंने फिर ऐसे ही दे दिया होगा, फारिग बैठे होंगे। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 8, कितना शरीफ एग्जामिनर है, डेफिशिएंसीज इन दी परचेज सिस्टम, ये परचेज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस, खामियां हैं, और जब खामियां होती है ना, ऐसी नज़र आ रही होती है उछल उछल के, बड़ा इजी होता है सवाल, उसमें खुद ही पॉपअप होती है वो। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बनानी कि 8 डेफिशिएंसीज बताओ, आगे बताना है अपने कंट्रोल्स भी, प्रोवाइड अ कंट्रोल रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ दिस डेफिशिएंसी। 8 मार्क्स की डेफिशिएंसी, 8 मार्क्स की एडवाइसेस, टोटल 16 मार्क्स। सिंपल। प्रोसीड। आए ज़रा केस देखते हैं, थोड़ा खुद सोचेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कैसा इनका परचेज सिस्टम, चेक करते हैं भाई। अच्छा जी, ड्यूबेरी कंपनी, अब ज़रा दिमाग में रखना है वीकनेसेस, हाँ भाई सोचनी है, ये दिस इज़ द स्मार्ट रीडिंग। ड्यूबेरी कंपनी यूजेस अ क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम। क्लाउड वो बादल, ऐसा नहीं, फीचर है ना, क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो क्लाउड वाला फीचर है उसके अंदर। क्या मतलब कि एनी वेयर यू कैन एक्सेस, मैं वहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी और मुल्क में बैठा हूँ, मैं 6 रिटेल स्टोर हैं, मैं सेंट्रल वेयर हाउस बैठा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपना पासवर्ड वगैरह डालूंगा, गुड रिसीव नोट, इनवॉइसेस, पूरे परचेज सिस्टम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्लाउड वाला फीचर कि हर वक्त क्लाउड हमारे साथ चल रहा है, कह रहे ना बादलों की सवारी ले लिए, बस देखते हैं कहाँ ले जाएं। ड्यूबेरी कंपनी यूज अ क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज ऑब्वियसली पासवर्ड प्रोटेक्टेड. The password to the purchase module, the purchase software, has not been changed. They have a password, but it's not been changed since the system was implemented over 2 years ago. सीधा खुल के पहली गलती दे दी उसने आपके हाथ में, नज़र आ रही है। यानी आप देखिए वो मार्क्स दे रहा है, दो तो पकड़ ही लिए ना यहाँ, एक वीकनेस के, एक रिकमेंडेशन के। कि भाई सबसे बड़ा मसला होगा कि दे डोंट चेंज द पासवर्ड, एंड व्हेन द पासवर्ड इज नॉट चेंज, व्हाट विल हैपन? अनऑथराइज यूज़, एनीबडी कैन एक्सेस, एनीबडी कैन गेस, कि जब आपने पासवर्ड ही अपडेट नहीं किया, हाँ, इट मीन्स इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. व्हेन इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एनीबडी कैन जंप इन योर डाटा. This is the weakness. And unauthorized use, anybody can enter. Acha, what is the recommendation? Recommendation is simple. That password has to be updated regularly. It has to be, difficult to guess. It should be easy to remember. And not only there should be a password thing, but at the same time, two-factor authentication बहुत ज़रूरी। आपके मोबाइल पे आता है ना भाई कि नॉट ओनली यू अप्लाई द पासवर्ड, बट एट द सेम टाइम वो आपको क्या ऑप्शन देता है, वो गूगल ऑथेंटिकेटर, और ये वो जो रियल टाइम आपको नंबर देता है, सही ना, जो कोड देता है फॉर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, उसके बाद वो भी तो इस तरह के ऑथेंटिकेटर्स वो भी यूज़। तो ये एक पहली गलती आपने पकड़ ली। एन इन्वेंटोरी रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस्ड वंस पर वीक टू आइडेंटिफाई एनी इन्वेंटोरी लाइन्स। एक प्रोडक्ट, दो स्पोर्ट्स वेयर है, उसमें टी शर्ट्स भी हैं, उसमें बैंडेनास भी हैं, उसमें अंडर गारमेंट्स भी हैं स्पोर्ट्स के, उसमें आपके बहुत सारा स्टफ़ है उसके अंदर, तो सही है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स का स्टफ़ है। तो वो इन्वेंटरी लाइंस, आइडेंटिफाई एनी इन्वेंटरी लाइंस विच हैव अ क्वांटिटी ऑन हैंड एट और बिलो द रीऑर्डर लेवल ऑफ 5 items. The reorder level is set by the operation directors and is the same for all lines of inventory regardless of the average holding period for the product. कैसी खुल के नज़र आ गई? यानी जो इसके रीऑर्डर लेवल है इस पेन का, एप्पल की, क्या ज़रूरी है वही इसका फ़ोन का हो, और क्या ज़रूरी है वही इस आईपैड का हो, और ज़रूरी है जो इस मैकबुक का जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ? तो बहुत तो पता चला कि वो तो भाई क्या कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ द प्रोडक्ट, कि सबको एक थाली के चट्टे बट्टे लेके चल रहे। तो यहाँ पर आपने ये वीकनेस पकड़ ली कि अगर ऐसा करोगे व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली यू विल बी स्टॉक आउट। कि आपने सबको एक तरह रख लिया तो हो सकता है कोई चीज़ स्टॉक आउट हो जाए, वो ज़्यादा यूज़ हो रही हो, ज़्यादा कंजम्पशन में,
तो सबका सेपरेट, और स्टॉक आउट हो गया तो योर कस्टमर गुडविल एंड योर कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, फिर योर लीड टाइम, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुश्किल होगा तो अब रिकमेंडेशन क्या है कि ईच आइटम हैज़ टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, उसके अपने रीऑर्डर लेवल एंड एवरीथिंग। When the quantity falls below the reorder level, an electronic purchase requisition is automatically created, which is reviewed and authorized by the operation director before being submitted to the central purchasing department at the head office. ये देखिए खुद से ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, विच इज़ रिव्यूड एंड ऑथोराइज्ड बाय ऑपरेशन डायरेक्टर। उसको ऑपरेशन डायरेक्टर देख रहा है बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द सेंट्रल। आगे देखें, ऑन रिसीट ऑफ अ रिक्विजिशन, क्योंकि अब रिक्विजिशन क्रिएट हो गई है, अ परचेजिंग क्लर्क रेफर्स टू द approved supplier listing and then raises a purchase order in the system. Who? The clerk. Only purchase order above 10,000 are approved by the purchase director. Mistake. इसका मतलब $10,000 से नीचे जो आएगा उसको क्या करेंगे, ये उसको बोलेगा परचेज क्लर्क कैन डू इट। तो वो क्या कर सकता है, वो बिलो 10,000, नो बडी इज अबव हिम, बिलो 10,000। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो फेक बनाएगा किसी भी सप्लायर के साथ, और मे बी दैट थिंग वुड नॉट बी यूजिंग इन द बिजनेस पर्पज रादर दैन द पर्सनल थिंग। भाई 9,000, 9,900, 5,000, 6,000, as many you want, because that does not require an authorization. उसको तो authorization की ज़रूरत ही नहीं है, सही है ना, उसको तो authorization की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला आके खड़ा हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, what should be the control? No matter it's $1,000, 2,000, whatever, there should be a proper ऑथराइजेशन सिस्टम। एक ऑथराइजेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने कहा 10,000 से ऊपर का ही, तो फिर 10,000 से नीचे हम बहुत सारी गेम बना सकते हैं। अच्छा, देन एन एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑफ एनी चेंजेस, एन एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑफ एनी चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर फाइल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया सप्लायर एंटर करना है, वैसे 10 सप्लायर थे, भाई अब एक नया सप्लायर एंटर करना है, Mr. A, Mr. B, whatever. An exception report of any changes to the supplier master file data is generated by the system on a monthly basis and then filed by a purchase clerk. Very easy fraud. कि परचेज क्लर्क ही उसको फिर फाइल कर रहा है। यानी होगा ये कि इसमें नुकसान क्या है कि भाई वो एनी फिक्टिशियस मे बी इज़ ओन फैमिली फ्रेंड किसी को भी वो ऐड कर सकता है एज अ सप्लायर, एंड वंस द सप्लायर इज इन द सिस्टम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, ये वो, इसका मतलब वो सप्लायर आ गया अप्रूव लिस्ट में। अब आप क्या कर सकते हो, व्हेनेवर देयर इज अ परचेज रिक्विजिशन, द कंपनी पॉलिसी इज टू ऑर्डर थ्रू अ लिस्ट ऑफ सप्लायर, एंड नाउ दैट गाय इज इन दैट लिस्ट ऑफ सप्लायर, और वो आपका अपना बंदा है, क्योंकि परचेज क्लर्क के पास ये पावर है कि उसको ऐड कर दे। दैट्स अ बिग फ्रॉड। तो यहाँ पर इसकी ऑथराइजेशन भी बहुत ज़रूरी है कि whenever there is a change in the master file, there should be some sort of authorization. The warehouse manager oversees the process for receiving good into the warehouse. Good boy. When goods are received, the quality and the quantity are normally checked. अच्छी बात है। Against the detail on the purchase order कि A quality माल है, B quality. Unless the warehouse manager decide that the members of the warehouse department are too busy to complete the check. That's the weakness. Every time you get the goods, you have to, make sure the quantity, the quality, everything is so perfect. Purchase orders. और नहीं लड़के busy हैं, no, they need to wait, whatever. Or you need to add more resources. कुछ भी करना है, it has to be checked, because if you don't do it, what will happen? Ultimately, you will have to pay for those goods which are not up to the mark. तो कंट्रोल यही होगा कि भाई इट हैज़ टू बी चेक, नो मैटर, यू हैव टू रीस्केड्यूल द डिलीवरी कि भाई आज हम बिजी हैं, मे बी यू डू इट टुमारो, ईदर यू रीस्केड्यूल द टाइम, ये चीज़ें, और यू नीड टू ऐड मोर रिसोर्सेज फॉर दैट. अ गुड रिसीव नोट GRN is then electronically produced by a member of the warehouse department and a notification sent only to finance department. Only the warehouse and the finance department have access rights to view the completed GRN. अच्छी बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को GRN मिलना चाहिए ताकि उसको पता हो आगे मुझे पेमेंट करनी है
ये माल रिसीव हुआ है। और कौन सा डिपार्टमेंट है? वेयर हाउस। वेयर हाउस के पास जीआरएन होना चाहिए कि भाई ये माल हमने रिसीव किया, ऑडिटर आएगा एविडेंस। लेकिन जिसने परचेज ऑर्डर प्लेस किया था उसके पास जीआरएन नहीं है, आई मीन द परचेज डिपार्टमेंट। उसको पता ही नहीं है जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वेदर दैट ऑर्डर इज फुलफिल्ड और नॉट, ये उसको पता ही नहीं। तो यहाँ पर ये बड़ी वीकनेस है कि भाई उसे पता ही नहीं होगा कि वेदर द ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड। कितनी बड़ी वीकनेस है, उसे तो ये पता ही नहीं अब व्हेन टू डू द नेक्स्ट ऑर्डर, वेदर यानी देयर कुड बी सो मैनी अनफुलफिल्ड ऑर्डर, व्हाट शुड बी द कंट्रोल? भाई दिस जीआरएन थिंग you should have the access किसका भाई? Not only to the finance and the warehouse, but at the same time the purchase department, उसके पास इसका access होना बहुत ज़रूरी, so that they can mark yes this order is done, and regularly they can make the report that yes these were the orders we placed, these are the GRNs and these are the unfulfilled orders. This is very important. ऑन रिसीट ऑफ परचेज इनवॉइस, अब जब जीआरएन बन गया तो सप्लायर पर इनवॉइस भेजेगा, लाओ पैसा निकालो। ऑन रिसीट ऑफ परचेज इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर एन अकाउंट्स क्लर्क मैचेस देम टू द रेलिवेंट परचेज ऑर्डर, ओके, एंड जीआरएन एंड लॉग्स देम इनटू द सिस्टम, ओके। Although the system has a range of information processing controls available, but they only check accuracy, which is wrong. Accuracy का मतलब क्या हुआ? 2 into 10, 200, 2 into 3, 6 इनवॉइस पे प्लस मल्टीप्लाई बाय ये टैक्स ये। व्हाट अबाउट कंप्लीटनेस? आपने उस पूरी लिस्ट की एक्यूरेसी तो चेक कर ली, लेकिन क्या उस लिस्ट में जो इनवॉइसेस हैं वो सारी हैं? अगर आप कंप्लीटनेस नहीं चेक करोगे व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली आप उनको पूरी पेमेंट कर ही नहीं पाओगे सप्लायर्स को। आप उनकी कंप्लीट का टोटल नहीं देखा आपने सिर्फ एक्यूरेसी चेक की है। एक्यूरेसी का मतलब होता है 2 + 2 4, लेकिन इनवॉइसेस पूरी हैं, ये बड़ा पॉइंट है। The system automatically adds the invoice to the following month's supplier payment listing. और ये भी देखें सिस्टम क्या कर रहा है? ऑटोमेटिकली एड्स द इनवॉइसेस टू द फॉलोइंग मंथ्स। भाई आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, उस इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, द ड्यू डेट, ड्यू इमीडिएटली, ड्यू नेक्स्ट वीक, ड्यू आफ्टर वंस यू गेट इट आफ्टर 2 days। वो बोल रहा है नहीं, हमारा सिस्टम तो फॉलोइंग मंथ्स में ही सारी लिस्ट भेजेगा। मे बी वीकनेस। एट द एंड ऑफ ईच मंथ द सप्लायर पेमेंट लिस्टिंग इज सेंट टू द फाइनेंस डायरेक्टर हु रिव्यूज द टोटल अमाउंट टू चेक इट इज विद इन एन एक्सपेक्टेड रेंज एंड देन अप्रूव्स द लिस्टिंग फॉर पेमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर डिटेल। रॉन्ग। वो देख रहा है सब कुछ है, लेकिन वो डिटेल में नहीं जा रहा, वो देख रहा है टोटल। क्या लिखा? विद इन एन एक्सपेक्टेड रेंज। अच्छा यार नॉर्मली $500,000 की होती है, चल कर दो। भाई आप पूरी लिस्ट की डिटेल तो देखो, ब्रेकअप किस किस का नाम है इसमें, फलाना सुपारी वाला, फलाना मिर्ची वाला, फलाना ये दारू वाला, ये वाला। अरे भाई और कोई अनफेमिलियर नाम आए तो आप पिक करोगे भाई कौन सा सप्लायर है? हमारे तो 10 ही थे, ये कौन कौन से सप्लायर आ गए नए वाले? धनिया वाला, पुदीना वाला, कौन है ये? तो वो ये देखने को तैयार ही नहीं है। वो बोलता है टोटल क्या $500,000, पिछले बार भी हाफ ही था, उससे पहले साइन कर, विच इज़ रॉन्ग। Before you do although you're doing the authorization, that's fine, but when you do the authorization you have to go in detail of the supplier thing, check other detail as well, make sure there is no unfamiliar name or something. Supplier statements जो supplier आपको भेजते are received on a monthly basis and compared to the supplier balance in the system. Good. Full reconciliations are only performed if there is a difference between the supplier statement and individual balance greater than $1,000. That's wrong. This is wrong. क्योंकि अकाउंटिंग में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटे एरर्स के पीछे दे टेल यू द बिग स्टोरीज, डिटेल्स। आपने कहा 1000 का बस डिफरेंस आएगा, हो सकता है कितनी जगह पे वो नॉक ऑफ कर रहा होगा एरर। नो, इट हैज़ टू बी व्हेन इट्स अबाउट द रिकॉन्सिलिएशन, इट हैज़ टू बी डन ऑन रेगुलर ऑलवेज मंथ। जो भी आपका मंथली क्या लिखा? Full reconciliations are only performed if there is a difference. No matter the difference is immaterial, you have to do the full reconciliation. That is very important. ठीक है, तो ये देखा कितनी वीकनेसेस थी और 7 कंट्रोल थे। अब आए हम ज़रा इसको चेक करते हैं। वो नॉट डिफ़िकल्ट, हाँ, यानी ज़रूरी नहीं कि आप 8 वीकनेसेस वैसे ढूंढ लोगे अगर थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह की है, लेकिन अगर 8 नहीं तो 6 तो मिल ही जाती हैं यार, 6 तो मिल ही जाती हैं।
तो मुश्किल नहीं होता, उसने दी हुई होती हैं, यानी ओपन दी हुई होती है, जैसे पहली थी ना पासवर्ड नॉट। अब ये तो सबको ही नज़र आनी चाहिए। आ जाए जी, देखते हैं भाई हमारे क्या कंट्रोल नज़र आए। पहला तो बड़ा सिंपल, पासवर्ड, कहानी लिखी, पहले ये कहानी वो समझाए, आइडेंटिफाई किया ना। ड्यूबेरी कंपनी यूजेज अ क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम विच इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वो ऊपर केस से उठा के लिख लिया। द पासवर्ड फॉर द परचेज मॉड्यूल हैज़ नॉट बीन चेंज सिंस द सिस्टम, पूरी कहानी उठा के पहले लिख दी। अब आपने उसका इम्पैक्ट लिख दिया। भाई जब पासवर्ड चेंज नहीं होगा तो इम्पैक्ट क्या होगा, अभी डिस्कस किया। देर इज़ अ रिस्क दैट अनऑथोराइज्ड, यानी जिनको अथॉरिटी नहीं है, दे विल ऑल्सो जंप इन टू द पोल, डेटा पूल उसमें जाएंगे। Unauthorized access could be gained to the accounting system which results in an increased fraud risk. और इनकॉम्पिटेंट लोग घुस गए तो एरर भी कर देंगे अनजाने में, अनइंटेंशनल एरर भी होंगे और फ्रॉड भी होंगे। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल यही है कि द पासवर्ड टू द अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी चेंज इमीडिएटली और रेगुलरली भी चेंज हो, एंड ओनली गिवन टू दोज पर्सनल हु नीड एक्सेस। इन एडिशन, जो मैंने आपसे कहा, टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर ऑथेंटिक, multi-factor authentication should be used to increase security in the event of password becoming known. बहुत ज़रूरी है कि आपको वो आता है ना, वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम कोड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, वो भी ज़रूरी। यू ऐड द पासवर्ड, you enter the password, at the same time you get this. A register of changes to master file data should be maintained, which should be regularly reviewed and approved by a responsible officer to ensure that only by authorized personnel. Okay, khair, this control is still here. Okay, you don't need to get into this. Then come reorder level. Reorder level मैंने आपको बताया था कि ये सारी लाइंस को एक साथ ले लेते हैं। The reorder level is the same for all inventory lines regardless of the average holding period. Okay, ये तो है स्टोरी। रिस्क क्या है, आप सबको एक तरीके से देख रहे हो, तो इसमें से कोई स्टॉक आउट हो गया, देर इज अ रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ द लो स्टॉक रीऑर्डर लेवल एंड द रिक्विजिशन टेकिंग प्लेस ऑन द वीकली बेसिस। दिस कुड रिजल्ट इन व्हाट, योर कस्टमर वुड बी डिससेटिस्फाइड, रेवेन्यू वगैरह वो आपका सारा डिस्टर्ब होगा। रीऑर्डर लेवल्स शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच इन्वेंटोरी लाइन बेस्ड ऑन द एवरेज होल्डिंग पीरियड एंड सप्लायर लीड टाइम्स। हर इन्वेंटोरी लाइन का सप्लायर भी मुख्तलिफ है, इसकी डिमांड भी मुख्तलिफ है, सही है ना, उसकी सप्लाई भी मुख्तलिफ है। अब इसके हो सकता है 2 days हो लीड टाइम, दूसरी प्रोडक्ट का 4 days हो, किसी का 8 days हो, किसी का मंथ, तो फिर सबके अलग अलग है ना। तो दैट्स वाई दिस कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकेंड वन। देन कम्स द परचेज ऑर्डर। बोले भाई 10,000 से ऊपर का होगा, 10,000 से नीचे होगा, नो ऑथराइजेशन नीडेड। मज़े है भाई। Purchase orders below $10,000 are processed without authorization as only, और ये आ गई आपकी स्टोरी, ये हमें पता है। इसका नुकसान क्या होगा, पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें ले लो ना, फिर तो $5,000 $6,000 फ्रॉड शुरू हो जाएगा फ़ौरन, क्योंकि उसको पता है 10,000 से बिलो सिस्टम मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा। दिस कैन रिजल्ट इन गुड्स बीइंग परचेज विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ड्यूबेरी कंपनी एंड देयर इज एन इंक्रीज फ्रॉड रिस्क। Maybe you use it for personal goods up to the value of 10,000. You will give yourself gift. होना क्या चाहिए, all purchase orders, irrespective 10,000, should be approved by a responsible official, regardless of value prior to the order being placed. And authorized signatories should be established with varying level of purchase order. हाँ ठीक है, अगर $1,000 का है तो मैनेजर से अप्रूव करो, अगर 1,000 से 10,000 के बीच में तो सीनियर मैनेजर कर ले, 10,000 से ऊपर है प्लस है, देन ओके यू गो फॉर परचेज डायरेक्टर्स। तो ये लेवल्स बनाओ, बट देयर शुड बी लेवल ऑफ ऑथराइजेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन परचेजिंग क्लर्क, एक्सेप्शन रिपोर्ट जो बनाई मास्टर फाइल डेटा में, वो भी बताया आपको कि वो चाहेगा तो फिर किसी भी सप्लायर को उसमें ऐड कर देगा, और एक दफ़ा एंट्री तो चाहिए बैंक में, अकाउंट्स में, लिस्ट में। तो पहले आ गई स्टोरी। स्टोरी क्या है कि द मंथली एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑफ चेंजेस टू मास्टर फाइल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्ड बाय अ क्लर्क विदाउट बीइंग रिव्यूड। नुकसान क्या होगा, ये इम्पैक्ट है,
कोई भी एंटर हो जाएगा. Purchasing clerk could add fictitious suppliers and then place fraudulent order, which would not be identified as the changes are not being reviewed. एक दफ़ा अपना बंदा इन हो गया फिर तो अपना ही है ना वो. होना क्या चाहिए था भाई? होना ये चाहिए कि जब भी ऐसी मंथली एक्सेप्शन रिपोर्ट और मास्टर फाइल में चेंज होएगा, it has to be approved, authorized by seniors. Very important. The monthly exception report of changes to master file data should be reviewed by a responsible official who should evidence this review. Any unexpected, unusual changes should be investigated. Very important control. फिर उसके बाद क्या है भाई? वही GRN वाली बात कि GRN फाइनेंस को तो मिल रहा है, GRN वेयर हाउस को तो मिल रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा जिसने ऑर्डर प्लेस किया. तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? परचेज डिपार्टमेंट. ये आ गई आपकी स्टोरी जो ऊपर से उठा ली. ओनली द वेयर हाउस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हैव एक्सेस टू दिस कंप्लीटेड GRN. द परचेज डिपार्टमेंट कैन नॉट व्यू GRN. अब इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि व्हेन यू डोंट नो एज अ परचेज मैनेजर that the GRN, because you don't have the access to GRN, what will happen? You don't know whether the complete purchase is fulfilled, whether the purchase order is fulfilled. जरा सोचे ना, अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स होंगे आपको पता ही नहीं है, फुलफिल्ड ऑर्डर्स होंगे तो भी नहीं पता. द परचेजिंग डिपार्टमेंट कैन नॉट मॉनिटर whether purchase orders have been fulfilled. This could result in a significant level of unfulfilled orders, stockouts, and a consequent loss of sale and customer goodwill. प्रॉब्लम. होना क्या चाहिए भाई? इनके पास एक्सेस होना चाहिए. तो जब एक्सेस होगा तो फिर इसको पता होगा कि दीज वर द परचेज ऑर्डर्स, दीज आर द GRNs, ऑर्डर GRN, ऑर्डर GRN, ऑर्डर GRN, ओके, ऑर्डर नो GRN, तो अनफुलफिल्ड की भी एक लिस्ट बन जाएगी. द परचेजिंग डिपार्टमेंट शुड बी गिवन एक्सेस राइट्स to view GRN upon notification of a complete GRN. The purchase department should agree the GRN to the order and then change the order status to fulfilled. The purchasing department should undertake a regular review of unfulfilled purchase orders and follow up on those which are outstanding. उसको पता चल जाएगा ना फिर आपकी भाई this is complete. और ये तभी पता चलेगा when you get the purchase order, sorry GRN, जब आपको मिलेगा. Then goods received. क्वांटिटी भी वो चेक करते हैं, क्वालिटी भी चेक करते हैं, बिल्कुल सही है. लेकिन जब बिजी होते हैं तो नहीं करते. इससे क्या नुकसान होगा? मे बी यू विल गेट लेस क्वांटिटी, मे बी यू गेट लो क्वालिटी, एंड अल्टीमेटली यू विल बी पेइंग फॉर द गुड्स यू डोंट गेट इट. सिंपल. ये आ गई आपकी कहानी. द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड आर नॉट चेक्ड व्हेन दे आर बिजी. सो व्हाट इज द रिस्क? देयर इज अ रिस्क दैट गुड्स could be accepted which have not been ordered or of substandard quality, and this could lead that you will be paying for goods which are not as described and the potential write down of inventory. Simple. होना क्या चाहिए भाई? ये quality control system is very important. You busy or what? You have to do it. Quality control procedures should be applied to all deliveries received before the items are placed in the warehouse. The checks undertaken should be evidenced on the delivery note or GRN. Very important. Company policies and procedures should be updated to make it mandatory for the checks to be completed. देखिए ना, आप या तो उसका प्रोसेस चेंज करें या फिर आप डिलीवरी टाइम, डेट, व्हाटएवर आप उसको चेंज करें, वो बहुत ज़रूरी है. और मे बी यू ऐड मोर रिसोर्सेज, कुछ भी करें, ऑटो चेक लगाएं, कुछ करें, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल चेक जरूर. टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू प्रोसेस इनवॉइस फॉर पेमेंट. अकाउंट्स क्लर्क. व्हेन इनवॉइसेज आर लॉग्ड इनटू द सिस्टम एंड अकाउंट्स क्लर्क ओनली यूजेस, जो बताया आपको. वाई ओनली एक्यूरेसी चेक? 2 + 2 = 4 क्यों चेक कर रहे हो? कंप्लीटनेस कौन देखेगा? अगर कंप्लीटनेस नहीं देखोगे तो कोई मिस हो जाएगा बीच में. If the input of invoice is not complete, suppliers may not be paid on time. माइनस हो गया ना उसमें. बोला नहीं हम तो एक्यूरेसी चेक करते हैं. That is individual accuracy. Completeness is different thing. Leading to a loss of supplier relationship. Trade payables and purchases will also be understated. What you should do? Okay, not only you choose this, input the invoice in batches and apply information processing controls such as control total
कि उसका पूरा टोटल करना बहुत ज़रूरी है. In addition to the accuracy checks already undertaken, sequence check 001, 002, 003, उसका complete total should be built into the system to ensure completeness of input. That is very important. Purchase invoices. Purchase invoices are added to the following. Yes, जो मैंने आपसे कहा, हर इनवॉइस के टर्म्स एंड कंडीशन और एग्रीमेंट डिफरेंट है. आप कहते हो नहीं, हमारे पास जो इनवॉइस आई है दैट विल गो ऑन द फॉलोइंग मंथ्स. नो, दैट्स नॉट योर चॉइस. इनवॉइस का मतलब क्या है? डिमांड फॉर पेमेंट. किसकी तरफ से? द पर्सन हु इज सेंडिंग. जब उसने एक दफ़ा वो भेज दी तो उस पर लिखा होगा इफ़ यू डोंट डू इट विल नॉट गिव यू नेक्स्ट टाइम, और इफ़ यू डोंट डू इट मे बी विल टेक यू to the court, maybe we sue you, or maybe we will add you penalties. जो होता है कि भाई एक दिन अगर आपने लेट पे किया, you'll have to pay $50, नेक्स्ट डे $100, $200. वो तो आप देख ही नहीं रहे हो. ये आ गई आपकी स्टोरी. परचेज इनवॉइसेज आर एडेड इन दिस. Drewberry company may fail to pay in accordance with the supplier payment terms. If payments are frequently late, suppliers may withdraw credit or refuse to supply goods. वो बोलेगा देना ही नहीं है माल. मैंने तो आपको और इम्पैक्ट भी बता दिया, पेनल्टी भी लगा देगा, सू भी कर देगा. कई दफ़ा आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाती है. ये बहुत बड़ा मसला है. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप अपनी गाड़ी की पेमेंट, घर की पेमेंट भूल भी गए और नहीं पे कर पाया, अब आपके जेब में पैसे ही पड़े लेकिन भूल गए यार, बंदा मंथ स्टार्ट होता है भूल जाता है. और ज़रूरी नहीं एवरी टाइम इट्स 1st ऑफ एवरी मंथ और 5th ऑफ. नो, कभी कभार कोई पेमेंट 14th आ रही होती है, कोई 13th की है, कोई 10th की है, अलग अलग. तभी इसका आसान तरीका क्या रखते हैं, जैसे मेरी तो हमेशा आदत है ऑटो पे. अगर मिसाल के तौर पर गाड़ी बाय की है अगले 5 साल के लिए, हर महीने पेमेंट करनी है, तो 60 दिन इतनी मेहनत कौन करेगा कि याद रखो अरे गाड़ी की किस्त दे दी कि नहीं दे दी. अबे भाई कार्ड डालो पहले दिन और उसको कार्ड को, अपने क्रेडिट कार्ड को उस पर टिक कर दो, ऑटो पे, ख़त्म. अब हर महीने की 13 तारीख को जो गाड़ी की किस्त है चुप करके कट जाएगी. सिंपल जांच होगी, आपको सोचना ही नहीं है. और उसमें डेट डाल दो भाई 5 साल के लिए. बीच में गाड़ी बेच दी, क्या करोगे? स्टॉप पेमेंट. नहीं तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, गाड़ी बेच दी फिर भी पेमेंट जा रही है, लेकिन फिर होता ही है कि फिर वो बैंक वाले आपको पेमेंट वापस कर देते हैं. वो इतने शरीफ लोग होते हैं. ऐसा कई दफ़ा ऐसा हुआ है, वो पेमेंट वापस करते, बोलते भाई तुम्हारी पेमेंट हर दफ़ा महीने आ रही है, भूल गए हो क्या? अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में करता हूँ. जैसे इंटरनेट का बिल है, बिकॉज ऑलवेज फिक्स. इलेक्ट्रिसिटी का बिल वेरिएबल होता है, बंदा एक नज़र देख लेता है. इंटरनेट का बिल फिक्स है, लेट्स से $70. अब वो $70 के लिए मैं हर महीने कार्ड डालूँ, वेबसाइट पे जाऊँ, सोचूँ? नो, ऑटो पे क्लिक किया, ख़त्म, लाइफ टाइम डाल दिया. भाई बंदे को हर दफ़ा इंटरनेट चाहिए, हर महीने पेमेंट होगी. ये तो मेरी तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑटो पे रखता हूँ कि भाई ऑटो पे होना चाहिए. बंदा सोचता थोड़ी रहूँगा हर चीज़ को. तो यही यहाँ भी कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव दोज इनवॉइसेस. ये हमारी ज़रा हट के बात होगी. Invoices should be paid in accordance with the supplier payment terms, and this will happen when you will look at the invoice. You don't look at it. The system should generate payment list based on due date. कि भाई इसकी ड्यू rather than 1 month after the invoice has been entered. ये तो बड़ा डैमेज कर दोगे सी. उसके बाद क्या भाई, फाइनेंस डायरेक्टर. हाँ, फाइनेंस डायरेक्टर क्या करता था? टोटल देखता था, सही लग रहा है, एवरेज यार सही है, कर दे साइन. नो, ओपन द लिस्ट, लुक एट द नेम्स. कोई अनफेमिलियर नेम नज़र आएगा, कोई अनयूजुअल पेमेंट नज़र आएगी. भाई ये प्रोडक्ट तो हमने डिसकंटिन्यू कर दी है, अब क्यों ये आ रही है इसकी पेमेंट? तो ये आ गई आपकी स्टोरी कि भाई ये क्या करता है, टोटल सप्लायर पेमेंट देखता है विदाउट रिव्यूइंग द डिटेल पेमेंट लिस्ट और अदर सपोर्टिंग. नुकसान इसका क्या होगा? दिस कुड रिजल्ट इन सप्लायर्स बीइंग पेड इनकरेक्ट अमाउंट्स और पेमेंट्स बीइंग मेड टू फिक्टिशियस सप्लायर. ऐसा कोई सप्लायर था ही नहीं बीच में मिर्ची वाला, वो कहाँ से आ गया? अगर आप खोलते तो आपको पता चल जाता, बिकॉज यू आर द फाइनेंस डायरेक्टर और आपके इदारे में अप्रूव लिस्ट है. तो जो मेरे अप्रूव सप्लायर होंगे वो मैं उनको नाम से पहचान लूँगा, यार ये बंदा कौन है. सो प्रायर टू ऑथराइजेशन द टोटल पेमेंट, द फाइनेंस डायरेक्टर शुड एग्री द अमाउंट टू बी पेड टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू द सप्लायर नेम्स टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स, एनी अनफेमिलियर नेम. ये मिस्टर जॉन कहाँ से आया हैं? सारे ब्राउन मुल्कों में जॉन ये कहाँ से है? माइक कहाँ से आया? माइकल कहाँ से आया?
भाई ये तो फिक्टिशियस है। दिस शुड बी एविडेंस्ड बाय साइनिंग द सप्लायर पेमेंट लिस्टिंग। या यूएस में बैठ के उसे अबे अब्दुल सत्तार अब्दुल गफ्फार कहाँ से आया है? ये कहाँ से आ गया? अब्दुल सत्तार अब्दुल गफ्फार भी होता है लेकिन थोड़ा सा। अच्छा जी, सप्लायर स्टेटमेंट, वो जो अभी बताया कि सप्लायर स्टेटमेंट की रिकन्सिलिएशन तभी होगी फुल जब $1000 से ज़्यादा डिफरेंस हो। ये आ गई कहानी। फुल सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन आर ओनली परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 1000 एंड ऑल दैट। नुकसान क्या होगा? एरर्स इन द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस एंड पेबल्स would not be identified in a timely manner. This would result in the payables and purchases balance being misstated. कंट्रोल क्या होगा भाई? फुल डिटेल रिकन्सिलेशन मस्ट, ताकि जो भी एरर्स हैं वो टाइमली बेसिस पे पकड़े जाएं। सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन शुड बी परफॉर्म फॉर ऑल सप्लायर बैलेंसेस, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, सब this and should be followed up and reviewed on a timely basis. The supplier statement reconciliation should be reviewed by a responsible official who should evidence this review by way of signature. That's the end. कितना सिंपल। जो वीकनेसेस वाले हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप ढूंढें और वो आपके सामने कुछ दे देता है। 50% तो बिल्कुल ही खुल के दे देता है, बाकी 2-3 तो आप वैसे भी ढूंढ लोगे। इतनी टेक्निकलिटी अगर है दिमाग, इतना स्केप्टिसिज्म है, इतना क्वेश्चनिंग माइंड से देखते हो तो सही है ना। चलें, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सम मोर केस स्टडीज।